ये जो है ओलिगोपोली का हम लोग चर्चा किए थे, सबसे अच्छा उदाहरण जो है डिओपोली है। डिओपोली इधर दिख रहा है क्या? ओलिगोपोली का सबसे अच्छा उदाहरण है डिओपोली। ठीक है, डिओपोली मतलब द्वैधाधिकार। द्वैधाधिकार इसका मतलब क्या हुआ? द्वैधाधिकार इसका मतलब क्या हुआ, कुछ पता? अल्पाधिकार बाजार का वह रूप है जिसमें किसी वस्तु के उत्पादन एवं बिक्री पर दो व्यक्ति का अधिकार होता है। क्या होता है? द्वैधाधिकार बाजार का वह रूप है या वह अवस्था है जिसमें किसी वस्तु के उत्पादन एवं बिक्री पर दो व्यक्ति का अधिकार होता है। क्लियर है? जी सर। तो यहां क्या किया है कुर्नो 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में एक मॉडल दिया था, है ना। और इसमें खनिज तेल का उदाहरण लिया है। ये खनिज तेल मतलब वही पेट्रोल का समझ लीजिए। तो खनिज तेल का उदाहरण लिया है जिसमें द्वैधाधिकार मतलब दो व्यक्ति का। सेलर जो है कितने हैं? सेलर है दो। प्रोडक्ट जो है आपका होमोजीनियस प्रोडक्ट कैसा है? होमोजीनियस। और इसमें प्रत्येक सेलर, मान लेते हैं सेलर आपका ए और बी है, इसमें प्रत्येक सेलर जो है अपने प्रतिद्वंदी के पूर्ति को स्थिर मान लेता है। प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी के पूर्ति को स्थिर मान लेता है। क्लियर है? मतलब एक विक्रेता सोचता है कि ये बी विक्रेता भी सोचता है वही, कहता है कि ये जितना उत्पादन पहले से जितना कर रहा है, जिस कीमत पर बेच रहा है वो उतना ही करेगा, बाकी जो बचेगा उस पर ये अपना अधिकार जमाने का प्रयास करेगा। और उसी तरह से ये भी सोचता है कि ये अगर एक मार्केट में पहले ये प्रवेश किया है तो जितना इसका पूर्ति है उतना ही रहेगा, उसी को अपना बेचेगा, और जो बाकी जो बच रहा है उसका पूर्ति ये करेगा। तो एक इस तरह से एक दूसरे का पूर्ति को लोग क्या करते हैं? स्थिर मान लेते हैं। क्लियर है? तो मैं बेसिकली यही तीन इसका मान्यता है। सेलर दो है, मतलब विक्रेता दो है। प्रोडक्ट कैसा है? होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब समरूप। होमोजीनियस मींस समरूप, एक जैसा है। और एक चीज यहां पर है डिमांड कर्व जो है, डिमांड कर्व आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल समझते हैं? आइडेंटिकल समझते हैं कि नहीं? कुछ नहीं बोलते हैं आप लोग। सर थोड़ा भूल गए उसका मतलब। अरे वाह, बता कितना अच्छा दीजिए। साफ पढ़ा है ना। घर का बोर्ड से तो अच्छा है। आइडेंटिकल मतलब एक जैसा है, दोनों का मांग वक्र एक ही है। दोनों का मांग वक्र एक ही है। ठीक है? तो इस मान्यता को दिए हुए होने पर कुर्नो जो है एक खनिज तेल का उदाहरण लिया है। क्या किया है? एक खनिज तेल का उदाहरण लिया है जिसमें दो विक्रेता होते हैं, और दोनों विक्रेता क्या करते हैं? उस खनिज तेल को निकालते हैं और उसको बाजार में बेचते हैं। उन्होंने यहाँ ये भी मान लिया है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है, यानी उत्पादन लागत
उत्पादन लागत क्या होता है? जीरो होता है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जीरो है। बेटा इधर ऊपर में बोलिएगा, जब फटफट बोलिए। हो, हो गया है सर, मिटा दीजिए सर। तो वो तो क्रिटिसिज्म में ना आ जाएगा, उत्पादन लागत जीरो कैसे होगा? तो बता रहे हैं, अभी हम बताएंगे, उसी को बताएंगे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है जीरो है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जीरो, इसका मतलब क्या? एक खनिज तेल का कुआं है, उस कुआं से दोनों आदमी क्या करते हैं, जाते हैं अपना बर्तन लेके और वहां से उसको निकालते हैं और लाके उसको मार्केट में बेचते हैं। मतलब उत्पादन जिस समय कर रहे हैं उसमें कोई खर्च नहीं हो रहा है। जैसे ये समझ लीजिए कुआं का पानी है, हम लोग क्या करते हैं, कुआं का पानी को लाते हैं फ्री में और उसको बोतल में भर के बेचते हैं कि नहीं? ये बात समझ में आ रहा है? जी। मतलब खनिज तेल का एक कुआं है और उस कुआं में क्या है, खनिज तेल है जो है, उसको जो भी आदमी वहां जाता है उसको मुफ्त में मिलता है। और वो कुआं जो है दो व्यक्ति का ही अधिकार उस कुआं पर है, ठीक है। और दोनों व्यक्ति जाते हैं, अपना बर्तन से निकालते हैं और बाजार में लेके उसको बेचते हैं। और प्रोडक्ट कैसा है? होमोजीनियस, क्योंकि एक ही कुआं का खनिज तेल है तो होमोजीनियस ही होगा। आप यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों के बीच में प्रतियोगिता होता है। एक चाहता है कि ज्यादा हम बेचें, दूसरा चाहता है कि ज्यादा हम बेचें। तो ज्यादा बेचने के चक्कर में क्या होगा, अब मान लिया जाए सबसे पहले कोई एक फर्म घुस रहा है, इसमें ए और बी दो फर्म है। अगर एक ही फर्म मार्केट में प्रवेश करता है तो एक अधिकारी जैसा व्यवहार करेगा कि नहीं? करेगा। एक अधिकारी से व्यवहार करेगा और वो कितना कीमत तय करेगा? संतुलन में कहां पे होगा? संतुलन का शर्त वही है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो यहां हम लोग मान लिए हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू जीरो है, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट जीरो है, इसका मतलब मार्जिनल रेवेन्यू भी जीरो है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जीरो है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? जीरो होगा। और जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होगा वहीं पर संतुलन में होगा। ये कंडीशन है, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, आया सर। चलिए इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक ग्राफ के द्वारा इसको समझाने का प्रयास करते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा। इधर एक्स एक्सिस पे लेते हैं, वाई एक्सिस पे लेते हैं, इधर डिमांड या आउटपुट रख देते हैं। खनिज तेल का उत्पादन हो रहा है, ये मांग वक्र है ना, और डी डिमांड वक्र है, ठीक है। संतुलन में होने के लिए क्या चाहिए? जहां मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होगा, ये आपका संतुलन बिंदु होगा कि नहीं? होगा सर। मान लेते हैं इस खनिज तेल को निकालने में सबसे पहले फर्म ए प्रवेश करता है और वो एक अधिकारी जैसा व्यवहार करता है। संतुलन में कहां होता है? जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होता है। तो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों यहां पर जीरो है, MR इक्वल टू MC इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहां संतुलन में हो गया, ओपी कीमत तय हुआ, क्लियर है। Q1 मान लेते हैं, यहां पर नाम ले देते हैं E। अब बताइए यहां पर मतलब किसी भी अधिकारी होगा, चाहे एक अधिकारी होगा, चाहे कोई परफेक्ट कंपटीशन में होगा, हर विक्रेता का उद्देश्य क्या होता है? बोलिए। प्रॉफिट ही नहीं, मैक्सिमम प्रॉफिट। ऑब्जेक्टिव क्या है?
ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट है मैक्सिमम। अब इसका मतलब है कि यहां पर O Q1 E P ये क्या चीज है? टोटल प्रॉफिट है कि नहीं? है सर। है सर। ये टोटल प्रॉफिट हो गया। मतलब चूंकि यहाँ उत्पादन लागत कुछ है ही नहीं, तो जितना उत्पादन मतलब जितना भी वहां से बाजार ले गया बेचने के लिए, सारा का सारा बाजार में बेचा और जो भी मिला उसका सब प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये हो गया फर्म ए का, मतलब MRA इसको देते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू फर्म ए। अभी तुरंत बोले हैं कि डिमांड पर क्या है? आइडेंटिकल है, मतलब एक ही मांग वक्र है। ये मांग वक्र में से इतना उत्पादन कर रहा है फर्म ए, ओपी कीमत पर उसको बेच रहा है, बाकी इतना तो बच गया ना। टोटल वहां खनिज तेल जो है आपका OQ के बराबर है, कितना है? कुल बाजार में मांग, बाजार में कितना मांग हो रहा है? OQ फ्री में अगर दिया जाएगा तो इतना उस तेल का मांग होगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर ओपी कीमत ले रहा है तो इतने लोग इस मतलब इतना तेल का डिमांड हो रहा है, बाकी इतना तेल भी बचा है कि नहीं बचा है? खनिज तेल बचा हुआ है। बचा हुआ है, तो ये जो खनिज तेल इसका बचा हुआ है इसका डिमांड कर ये हो गया। अब यहां से लेके चले गए फर्म बी के लिए हो गया, क्लियर है। अब यहां पर फर्म बी क्या सोच रहा है? ये का तो हो गया, इधर ये का पूरा लाभ हो गया ये। अब बी क्या सोच रहा है कि फर्म ए वस्तु का जितना ये मतलब उत्पादन करके ओपी कीमत पर बेच रहा है, अब इसमें आगे वृद्धि नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पर ये संतुलन में आ गया है, यहीं पर उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। अब बी इसका पूर्ति को स्थिर मान लेता है और बाकी जो बचता है Q1 Q बचता है, अब वो अपने अब फर्म बी प्रवेश करता है यहाँ। अब इसका भी कंडीशन वही होगा, संतुलन का शर्त वही होगा जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से मार्जिनल रेवेन्यू कर्व अगर हम इसे खींचे, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व खींचे यहां, तो इसका संतुलन बिंदु ये हो जाएगा फर्म बी का, जी होगा। जी सर। यस सर। O Q2 यहाँ पर Q1 Q2 फर्म बी उत्पादन कर रहा है अब, और इसको लाभ कितना हो रहा है? यहाँ पर नाम दे देते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है। इसका नाम दे देते हैं Q1, इसका नाम दे देते हैं K। अब इसका लाभ का क्षेत्र ये हो गया, हो कि नहीं? किस कीमत पर बेच रहा है? यहाँ पर ले आते हैं, इसको PA कर देते हैं, इसको PB कर देते हैं। तो फर्म बी जो है Q1 Q2 वस्तु को मतलब जो खनिज तेल है उसको कितना में बेच रहा है? OPB कीमत पे बेच रहा है। चूंकि फर्म मतलब फर्म क्या है, कैसा वस्तु उत्पादन कर रहा है? होमोजीनियस है। तो फर्म ए का क्रेता फर्म बी की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा? उपभोक्ता का मेन उद्देश्य क्या होता है? उपभोक्ता का उद्देश्य क्या है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? उपभोक्ता को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? बोलिए। बोलिएगा तब ना। आप लोग सब उपभोक्ता है ना। आप लोग का क्या सोच है? जब बाजार में कुछ खरीदने के लिए जाते हैं तो क्या सोचते हैं आप लोग? कोई भी प्रोडक्ट लेंगे तो रहेगा एक से ज्यादा दाम, तो वैसे में जो कम दाम का रहेगा, जो होमोजेनियस प्रोडक्ट रहेगा, लेकिन जो कम दाम रहेगा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। मतलब यहाँ पर लो प्राइस, जितना कम कीमत होगा लोग उतना ही ज्यादा उसको खरीदेंगे। तो स्वाभाविक है कि फर्म बी मतलब फर्म ए क्या करे, मतलब फर्म बी जैसे कीमत को यहाँ कर दिया तो कुछ क्रेताओं को फर्म ए का क्रेता जो है बी की ओर जाएगा और बी की ओर जाएगा क्योंकि वो पीपी कीमत पर बेच रहा है। अभी भी वहां जो है डिमांड इतना बाकी है, कितना डिमांड बाकी है? इतना डिमांड बाकी है। ये मतलब बी तो सोच लिया था
कि फर्म ए का टोटल उत्पादन मतलब पूर्ति कितना होगा, वो Q1 ही होगा, और मार्केट में प्रवेश करता है और इतना वस्तु को इस कीमत पर बेचता है और ये भी अपना मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त करता है। क्लियर है? इससे क्या होता है, फर्म ए का जो क्रेता जब दूसरे की ओर जा रहे हैं, मतलब फर्म बी की ओर जा रहे हैं, तो वो इसी हालत में इसका लाभ में कमी होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलिए। तो जब इस लाभ में कमी होगा तो इसको पूरा करने के लिए क्या करेगा, कोशिश करेगा कि अभी भी इतना तेल बचा हुआ है ना, बचा है कि नहीं? बचा है सर। इतना पहले फर्म ए सप्लाई किया, इतना बी सप्लाई किया, अभी भी इतना बचा हुआ है। अब यहाँ पर बचा हुआ है तो आपके डिमांड कर क्या हो गया, ये पड़ा हुआ है, अब अभी भी डिमांड इतना है हो रहा है मार्केट में, ठीक है? तो फर्म ए क्या सोचता है, रुको बेटा तुमको हम पूछते हैं, अभी भी है ना, तुम अपने वस्तु के मतलब चीज वही है, मतलब हम जितना में बेच रहे तुम उतना में बेच नहीं रहा है, क्योंकि फर्म बी चूंकि बाद में प्रवेश किया तो ज्यादा में बेच भी नहीं सकता, उसका डिमांड कर दिया हो गया, तब फिर से जो बचा हुआ है वहां प्रवेश करता है और संतुलन कहाँ होता है, यहाँ पर फिर आ जाता है, ठीक है? और जब यहाँ पर आता है तब कीमत ये भी फर्म ए फिर घुसता है और उसका कीमत यहाँ ले आता है, कम कर देता है इसको, मतलब आप OPA 1 कर देता है इसको। OPA 1 फर्म पर वो क्या करता है, कीमत पर कितना वस्तु बेच रहा है, Q2 Q3 मान लीजिए, इतना वस्तु बेच रहा है इस कीमत पर। अब ऐसी हालत में फर्म बी का लाभ फिर कम होगा कि नहीं होगा, बोलिए? फर्म बी का लाभ जैसे कम होता है, फिर अभी भी अब कितना डिमांड ऑलरेडी है, मार्केट में इतना डिमांड है, लेकिन चूंकि कीमत ज्यादा होने के कारण उसका मांग नहीं हो रहा है, तब फिर से बी प्रवेश करता है, मतलब पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, मतलब इस तरह से ए बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरह से चलता रहेगा अपना। अरे कब तक चलेगा, जब तक कि प्राइस 0 ना हो जाए, समझ में रहा है? जब ये 0 होगा तो इतना वस्तु बिक जाएगा। ये हो गया कुर्नो मॉडल का विशेष थीम, मतलब यहाँ क्रिया और प्रतिक्रिया होता रहता है, दोनों में कोई समझौता नहीं होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, गैर समझौता अल्पाधिकार। समझ में आया कि नहीं आया? सर तो ओलिगोपोली में ये कंपनी मिल जाता है लेकिन डुओपोली में नहीं मिलता है, यही बोल रहे हैं ना सर? हमारा कहना है मतलब ओलिगोपोली का एक कुर्नो जो है एक मॉडल तैयार किया और वो गैर समझौता अल्पाधिकार को समझाने का प्रयास किया। ये गैर समझौता अल्पाधिकार क्या है उसको बताने का प्रयास किया कि अगर आपस में आप समझौता नहीं करते हैं, ठीक है, समझौता नहीं करते हैं, तब क्या होगा कि ये स्थिति आ सकता है, ठीक है? बाद में उन्होंने समाधान भी बताया, तो क्या किया जाए, मतलब कैसे इसको ठीक किया जाए। तो उसके लिए क्या है कि फर्म बी जो है, ये जो इधर यहां से यहां तक जो बचा, इसी में क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़ गया और ये बोला कि ये भी कुछ कम कर रहा है डिमांड को, मतलब सप्लाई को कुछ कम करेगा, ये भी कुछ कम करेगा, आपस में समझौता कर लेगा और कुछ ऐसा कीमत तय करेगा जहां की दोनों को लाभ होगा। ये समझाने का प्रयास किया है और मतलब कुर्नो, ठीक है? समझौता नहीं करने से सबको फ्री में ही बांटना पड़ेगा लास्ट में, और समझौता कर लेते हैं तो कुछ ऐसा कीमत तय होगा जहां मान लेते हैं कि अभी थोड़ा सा वस्तु को कम करेगा उत्पादन पर और यहां पर चला जाएगा इसे इस कीमत पर बेचेगा। जैसे इसको पी बार कर देते हैं, इसको क्यू बार कर देते हैं, हाँ, तब ऐसी हालत में क्या होगा, इस कीमत पर अगर ये बेचता है तो इसको लाभ, तब एक क्वांटिटी तय हो जाएगा, होगा ना? तो इतना उत्पादन करेगा ए, इतना उत्पादन करेगा बी, और दोनों समझौता कर लेगा तो प्राइस क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, दोनों को लाभ होगा। तो यहां पर कितना टोटल कितना बेचता है, टोटल बेचता है आपका 1/3, दोनों का 1/3
1/3, जहां दोनों 1/3 पहुंच जाएगा, मतलब 2/3 भाग जहां बेचेगा वहीं हम दोनों उत्पादन जो होगा संतुलन में होगा और दोनों को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है यदि समझौता कर लिया तो। ये कुर्नो समझाने का प्रयास किया है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया सर क्लियर। तो यहां पर इस कुर्नो मॉडल जो है, कुर्नो मॉडल में सबसे बड़ी दोष भी है। यहाँ दोष क्या है कि यहाँ देखिए, अच्छा ये तो मान लिया कि स्थिर है, एक फर्म जो है दूसरे फर्म के पूर्ति को स्थिर मान लेता है, लेकिन जब हम लोग जब इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो किसी का पूर्ति स्थिर नहीं है, कम बेसी हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? ये बोलता कुछ है, मानता कुछ है और उसका निष्कर्ष कुछ और निकल रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए एक आया मॉडल बर्ट्रैंड मॉडल और एजवर्थ मॉडल। एजवर्थ और बर्ट्रैंड का नाम है, लिखते हैं। एजवर्थ एंड बर्ट्रैंड मॉडल। ठीक है, ये दो मॉडल बाद में आया और कुर्नो मॉडल का जो समस्या था उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया। इसमें बाकी इसका जो भी मान्यता था सारा मान्यता है। मान्यता मतलब क्या? टू सेलर है ऑलरेडी, दूसरा होमोजीनियस प्रोडक्ट ही है, होमोजीनियस प्रोडक्ट ही है। तीसरा क्या बताया था? इसका मान्यता क्या बोले थे? बोलिए। ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। और क्या बताए थे? डिमांड कर, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, MR इक्वल टू MC। मेरा आवाज हमें को आ रहा है, उसको कोई म्यूट कीजिएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? 0 है। मतलब सारे के सारे मान्यता है, लेकिन एक मान्यता खाली अलग है कि एक विक्रेता दूसरे विक्रेता के मूल्य को स्थिर मान लेता है। ये क्या किया था? पूर्ति को स्थिर मान रहा था, दूसरा विक्रेता मूल्य को स्थिर माना था। एजवर्थ में और बर्ट्रैंड में मतलब दोनों लगभग सेम ही है। यहाँ बर्ट्रैंड जो है केवल इसमें एक रिएक्शन कर्व का बाद में चर्चा किया था, अगर प्रोडक्ट नॉन होमोजीनियस होगा तो क्या होगा, तब उसके संबंध में थोड़ा सा चर्चा किया था। बाकी दोनों मॉडल लगभग सेम है। ठीक है, एजवर्थ मॉडल में जो है संतुलन जो होता है यहाँ फ्लक्चुएट होते रहता है, मतलब यहाँ निष्कर्ष ही नहीं निकल पाता है। निष्कर्ष करने मतलब फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंचता है और उतार चढ़ाव हमेशा होता रहता है। ठीक है, यही चीज है। तो क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिर अभी चलते हैं हम लोग एजवर्थ में। कुछ तो बोलिए आप लोग। क्लियर हो गया सर, क्लियर हो गया सर। मिटा रहे। बर्ट्रैंड और एजवर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं है। एजवर्थ मॉडल ऑफ सर EDGE ना होता है, क्या होता है? ए की जगह ई लगाइए, ए को हटा के ई लगाइए। एजवर्थ बहुत कमजोर है मेरे। एजवर्थ मॉडल ऑफ डिओपोली।
ठीक है, मान्यता सेम है, अंतर इसमें है कि आपका जैसे पी ए और पी बी है, ठीक है, फर्म ए का है, फर्म बी का है, तो फर्म ए मान लेता है कि इसका कीमत स्थिर रहेगा और फर्म बी मान लेता है कि इसका कीमत स्थिर रहेगा। मतलब एक दूसरे की कीमत को स्थिर लोग मान लेता है और सोचता है कि भाई ये जो कीमत जो तय हो गया है अब इस कीमत में कोई कमी या वृद्धि नहीं होगा। बाकी जो प्रोडक्ट बचा हुआ है उसमें वो सोचता है कि अपने स्तर से कमी वृद्धि कर लेगा और प्रत्येक फर्म ये चाहता है कि हम इसका ज्यादा से ज्यादा क्रेता को अपनी ओर आकर्षित करें। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट आपका होमोजेनियस है, तो वही अभी हम लोग देख रहे थे कि जहां कीमत कम में कीमत में मिलेगा उसी को लोग खरीदारी करेंगे। तो ये जो ग्राफ बनाया है दूसरे ढंग का बनाया है, ये ग्राफ ऐसे बनाया है, ठीक है। इसके लिए एक डिमांड कर्व ये हो गया, एक डिमांड कर्व ये हो गया, ठीक है। डी ए फर्म ए के लिए, डी बी फर्म बी के लिए, ठीक है। संतुलन अगर दोनों यहां पर देखें, दो चीज है, एक होता है अगर क्लूजन, एक होता है नॉन क्लूजन, यानी समझौता अगर कर ले तब क्या होगा और समझौता नहीं करेगा तब क्या होगा। टोटल प्रोडक्ट आपका इतना है, हाँ, अगर समझौता कर लेता है तो दोनों आपस में कहां संतुलन होगा, यहां भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जीरो है तो समझ लीजिए कि यहां संतुलन में आएगा। एमआर कर्व हम नहीं खींच रहे हैं ना, एमआर कर्व हम नहीं खींच रहे, खींच देते हैं टूटी हुई रेखा में, ये हो गया। उसी तरह से इधर होगा इसका, मतलब एम आर बी, एम आर ए। फर्म ए का मार्जिन रेवेन्यू कर्व ये है, फर्म बी का मार्जिन रेवेन्यू कर्व ये है, क्लियर है। दोनों संतुलन में कहां होगा, यहां होगा। थोड़ा सा ग्राफ गलती बन रहा है। अगर दोनों समझौता कर ले तो दोनों का एकाधिकारी मूल्य तय होगा ना, मतलब दोनों का अधिकार जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा कि अभी पेट्रोल का चर्चा किए थे हम लोग, ओपेक वही करता है। कुछ क्लियर हो रहा है कि हो रहा है? नहीं। कोई वस्तु है, चाहे मान लो खनिज तेल ही है, और दोनों आदमी आपस में मिल के समझौता कर लेंगे और बोलेंगे कि भाई इसको हम लोग इस कीमत पर बेचेंगे, तो इस कीमत पर बेचेंगे तो क्या कीमत होगा, ओपी कीमत पर बेचेगा ना दोनों, कोई बेचेगा कि नहीं। और दोनों जब बेचेगा तो दोनों को लाभ होगा, ए को लाभ ये होगा और बी को लाभ ये होगा। ये है प्रॉफिट ऑफ फर्म ए। चूंकि यहां उत्पादन लागत क्या है, मान लेते हैं ओ क्यू ए कर देते हैं, ओ क्यू बी कर देते हैं ना। टोटल आपका इतना भंडारण है खनिज तेल का, जिसमें से फर्म ए क्या कर रहा है, इतना ओ क्यू ए मात्रा बेच रहा है किस कीमत पर, ओपी कीमत पर। मान लेते हैं ई ए ई बी ना, ओपी कीमत पर फर्म ए इतना वस्तु बेच रहा है और ओपी ही कीमत पर फर्म बी इतना बेच रहा है, क्लियर है। और ये दोनों का क्या है, ये भी प्रॉफिट ही है इसका, फर्म बी का प्रॉफिट और फर्म बी, मतलब दोनों कोई अगर समझौता कर लेते हैं, ये स्थिति में आते हैं और तय कर लेते हैं कि हम लोग को इस कीमत पर ही बेचना है, तो दोनों ओपी कीमत पर इतना बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, बेचेगा। आप ध्यान दीजिए, ये तो हो गया समझौता होने पर। अगर समझौता नहीं होता है तब क्या होगा, समझौता नहीं होता है, मान लिया जाए पहले यहां मार्केट में फर्म बी प्रवेश किया है या फर्म ए प्रवेश किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ए प्रवेश करें या बी प्रवेश करें। अगर मान लेते हैं कि फर्म ए अगर पहले फर्म बी प्रवेश करता है, इधर फर्म बी दे देते हैं, इधर फर्म ए दे देते हैं, ठीक है।
तो खनिज तेल निकाल के बेचने में सबसे पहले अगर फर्म बी प्रवेश किया है मान लिया जाए और ओपी कीमत पर वो क्यूबी मात्रा में क्या कर रहा है, तेल को बेच रहा है, खनिज तेल को। अब फर्म ए क्या सोचता है कि फर्म बी जो है ओपी कीमत पर ही बेचेगा, इसके मूल्य में तो अब कोई कमी होने की चांस नहीं है और न बढ़ने की चांस है। तो वैसी हालत में क्या करता है, सोच लेता है कि इसको अगर हम कुछ कम कीमत पर अगर बेचें तो हमारे पास जितना प्रोडक्ट है उसको सब बेचने में हम सफल हो जाएंगे। मान लेते हैं वो कीमत घटा के इतना कर लेता है, ओपी1 कीमत कर लेता है और अब इस कीमत पर कितना बेच पाएगा, ये इतना बेच पाएगा। Q1A कर देते हैं इसको, यानी अगर कीमत को P से घटा के P1 कर दिया तो अब उसका मांग बढ़ जाएगा। अब जैसे इसका मांग बढ़ेगा इसका मतलब क्या होगा कि आपका फर्म बी का भी कुछ लोग वहां जाएंगे उसको खरीदने के लिए, क्योंकि फर्म क्या है, प्रोडक्ट आपका होमोजीनियस है। क्लियर है ना, प्रोडक्ट होमोजीनियस है तो इसका क्रेता उधर जाएंगे। अब बी क्या सोचेगा फिर से, अब तो फर्म ए जो है क्या कर रहा है, ओपी1 कीमत पर वो Q1A मात्रा में वस्तु को बेच रहा है। अब इसे कम कीमत तो करेगा नहीं, इसे कम कीमत नहीं करेगा और अभी भी इसके पास इतना प्रोडक्ट का डिमांड है ना। अब जब प्रोडक्ट इतना इसका डिमांड है तो कोशिश करता है कि इससे कुछ कम कीमत कर ले और फिर बेचना शुरू बढ़ा दे अपना बिक्री को। तो अब फिर क्या होगा, अब इसका क्रेता बी की ओर आएगा और इसका लाभ में कुछ कमी होगा। अभी भी इसका डिमांड इतना है, ऑलरेडी इसका डिमांड अभी इतना बचा हुआ है। तब दिमाग में क्या आता है लोगों का, फिर इसका कीमत को कम कर देता है ना। अब कीमत कम करता है तो यहां तक चलता है, इतना बढ़ा देता है Q2A और अंत में अब देख रहा है कि अगर ये स्थिति रहा तो मुश्किल हो जाएगा। तब सोचता है कि चलो ये जो कीमत तय कर लिया है उसी में, अब इससे कम कीमत पर कोई भी फर्म नहीं बेचने सकेगा, इसलिए कि अगर उसे कम कीमत पर बेच रहा है इतना ही में उसका प्रोडक्ट जितना क्षमता है सारा का सारा क्षमता का उपयोग हो जा रहा है और मैक्सिमम लोग इतने प्रोडक्ट बेचने में सफल होते हैं। मतलब इसका हो गया मिनिमम प्राइस, इससे कम नहीं जा सकता है। P1 P2 इसको P बार मान लेते हैं, ठीक है। ये कीमत है न्यूनतम मूल्य, ये कीमत है अधिकतम मूल्य। तो न्यूनतम मूल्य और अधिकतम मूल्य के बीच में उतार चढ़ाव होता रहता है और फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच पाते हैं। और अगर एक कीमत पर अगर दोनों फिर से अगर समझौता कर लेते हैं तो मैक्सिमम प्रोडक्ट बेचने में दोनों सफल हो जाते हैं और इस कीमत पर दोनों को केवल क्या होगा, उसका जो रहने के लिए या करने के लिए मतलब नॉर्मल प्रॉफिट में ही दोनों काम चला लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ, मतलब उससे कम में लोग बेचने को तैयार नहीं होते हैं। और इसके बीच में अगर वो देखता है कि भाई हाँ इसमें अगर अपना कीमत को बढ़ा देंगे तो कम करेगा नहीं, इससे ज्यादा बढ़ाएगा नहीं, तो अपना कीमत बढ़ाएंगे तो थोड़ा कीमत कम करके भी लाभ को बढ़ा सकता है। तो इसके और इसके बीच में उतार चढ़ाव होता रहेगा और एक कभी भी इसका फाइनल निर्णय तक नहीं पहुंच पाता है लोग। ये हो गया आपका एजवर्थ मॉडल। क्लियर है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? सभी को दिक्कत नहीं ना, दिक्कत है, सिंपल है। घर का बोर्ड से तो हमको यही भी अच्छा लग रहा है ना। जी सर। यहीं पर आगे क्लास लेंगे, आप घर में नहीं रहेंगे, घर में बड़ा किचकिच भी लगता है। अच्छा व्यवस्था है, पोडियम को ले चढ़ा दिए ऊपर और सेट किए तो हो गया। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। बंडरेट मॉडल में क्या होता है, बंडरेट मॉडल में प्रोसेस सेम है ना, और वहां कहीं कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन वो कहता है कि इस तरह से ये जैसे यहाँ पर आके मिनिमम यहाँ पर आ गए ना तो जीरो तक भी जा सकता है। जीरो तक जा सकता है मतलब इसी तरह से कम बेसी होता रहेगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। और दिक्कत होगा तो हम फिर से हम लोग चर्चा कर लेंगे उसको।
क्या थोड़ा सा अंतर है वो बताने जा रहे हैं आपके साथ। बर्ट्रैंड क्या किया है, ये तो एजवर्थ, कुर्नो और बर्ट्रैंड दोनों होमोजीनियस प्रोडक्ट को सबको स्वीकार किया था, होमोजीनियस प्रोडक्ट को स्वीकार किया था। लेकिन बर्ट्रैंड क्या किया, एक नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट को भी लेके इसका रिएक्शन कर के रूप में इसको किया है, नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट को भी, नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट इसको भी लेके बताने का प्रयास किया है। द्वैधाधिक का मतलब डिओपोली के अंतर्गत किस तरह से लोग कीमत तय करते हैं। एक बार देख लीजिएगा, हम खाली उसका अंतिम भाग को दिखा रहे हैं जो इससे अलग है ना। बना लिया कि नहीं, ग्राफ बना लिया आप लोग? यस सर। ये सर बना लिए। यस सर। चलिए, वहां दो फॉर्म है ए और बी, प्रोडक्ट वहां होमोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस है, डिफरेंशियल प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट कैसा है, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल प्रोडक्ट है। ठीक है, यहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक चीज आप लोग को थोड़ा इसको पहले बताते हैं। अब क्या हो रहा है, मान लेते हैं ये फर्म ए का उत्पादन करेगा इस तरह से, और यहां पर संतुलन में होगा। फर्म ए जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा को बढ़ाते जाएगा, यहां क्या होगा इसका, इस तरह से जो उत्पादक के संतुलन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग वहां क्या पैमाने का प्रतिफल पढ़े थे, उसमें क्या बोले थे, पैमाना रेखा ना बोले थे कि नहीं, याद हो रहा है? ऐसे क्वांट कर पढ़े हैं आप लोग? जी सर। आइसो क्वांट कर में हम लोग जो उत्पादक के संतुलन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा इस तरह से पढ़े है ना। ये क्या चीज दिखा रहा है, ये वाला, इसको मिला देंगे तो ये ना पैमाना है, स्केल है, स्केल है कि नहीं? एक फर्म ए का स्केल होगा, चूंकि यहाँ दो फर्म है इसीलिए एक और दूसरा के बीच में क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया होता है, इसीलिए यहां पर इसका नाम रखा गया है रिएक्शन कर्व। क्या नाम रखा गया है, रिएक्शन कर्व। फर्म बी के लिए मान लेते हैं ये है फर्म बी का, इस तरह से, हाँ ये हो गया। कोई दिक्कत, खींच लीजिए इसको, दिखा दीजिए। एक्स वाई फर्म बी के लिए हो गया रिएक्शन कर्व ऑफ फर्म बी, ये हो जाएगा रिएक्शन कर्व ऑफ फर्म ए, ये हो गया। चलिए, अभी दोनों फर्म को एक साथ हम लोग मिलाएंगे। अभी दोनों कर्व को एक साथ मिलाएंगे, ये हो गया हम लोग का 45 डिग्री में ले जाएंगे, यानी दोनों का कीमत जो है यहाँ बराबर होगा। दोनों वस्तु का कीमत जो है यहाँ जो 45 डिग्री में है, यहाँ कीमत क्या दिखा रहा है, बराबर दिखा रहा है, और दोनों फर्म संतुलन में कब होगा उसको एक का रिएक्शन कर्व ये है, दूसरे का रिएक्शन कर्व ए, ठीक है ना। और ए के लिए हो गया, फर्म बी के लिए होगा, यहाँ दोनों का कीमत बराबर होगा। इस रेखा के किसी भी बिंदु पर रहेंगे, दोनों समान कीमत पर बेच रहा है, मतलब समझ लीजिए कि आपका अभी जो बताए थे क्या, ये जो बताए थे यहाँ पर दोनों संतुलन में हो गया, ठीक है, यानी समान कीमत पर बेच रहा है दोनों, ओपी कीमत पर, ये एक इतना मात्रा में, ये इतना मात्रा में। यहां पर जहां संतुलन में हो रहा है, समझ लीजिए कि यही कीमत है इसका, ठीक है। इससे पहले ये हो गया, इस कीमत पर दोनों क्या करेंगे, पी ए पी बी, दोनों यहां संतुलन में होगा और यहां दोनों बेचेगा दोनों को,
तो बंड्रेट मॉडल इसी को समझाने का प्रयास किया है। क्लियर हो गया? एक बार रीडिंग मारिएगा, फिर दिक्कत होगा फिर चर्चा करेंगे इस पर। हाँ, कुछ बोलिएगा। जी सर। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो ऑन करके पूछिए तो।